वेलकम बैक टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और यहाँ पर आपको मिलेगा पेपर 3 के पूरे 75 क्वेश्चन, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उस पेपर को खुद अटेम्प्ट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नेट सीरीज में। और आज हम करेंगे दिसंबर महीने के 2015 का पेपर 3। पेपर 2 हम कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे जाके देखिए। अब आज हम पेपर 3 करेंगे, इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन विच ईयर रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती मेड बॉट्स ऑन पद्मा अ वाटर कलर वुड कट। ठीक है, तो बॉट्स ऑन पद्मा ये कब बनाया गया? तो देखिए, ये बनाया गया 1936 में। दोबारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती मेड बॉट्स ऑन पद्मा अ वाटर कलर वुड कट। रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने ये बोट्स ऑफ पद्मा का जो प्रिंट है वुड कट का, ये बनाया था 1936 में। और रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती के वुड्स वाले काम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये भी उनमें से एक है, बॉट्स ऑफ पद्मा, जो 1936 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड इनग्रेविंग इज डन ऑन। वुड इनग्रेविंग किस पे डन यानी करी जाती है कंप्लीट? तो ये होती है एंड ग्रेन पर। ठीक है, जो लास्ट वाला ग्रेन होता है उसको कंप्लीट करने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस इंटेग्लो प्रिंटिंग इन इंडिया। देखिए, जो इंटेग्लो प्रिंटिंग इंडिया में आई तो ये आई थी तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में आई, और ये दानिश मशीनरी था इसके पीछे जो लेके आया था, और ये बंदा था बार्थलोमोव, और इसका पूरा नाम है बार्थलोमोव ज़िगनबर्ग। ठीक है, ज़िगनबर्ग ये नाम है इसका, बार्थलोमोव ज़िगनबर्ग ये उसका पूरा नाम है। और ये इंटेग्लो प्रिंटिंग इंडिया के अंदर लाया, इंट्रोड्यूस कराया। जो आजकल नोट वोट छपते हैं वो इंटेग्लो प्रिंटिंग के ऊपर ही छपते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफिक डिजाइनर। जैसा कि हमें सबको पता है, गगनेंद्र नाथ पेंटर भी थे और प्रिंट मेकर भी थे। मुकुल चंद डे भी पेंटर और प्रिंट मेकर, चंचल बनर्जी प्रिंट मेकर। पर जो महेंद्र पांड्या है, जो गुजरात के रहने वाले, ये एक स्कल्पटर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा, तीसरा। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछता है, प्रिंटिंग इज डन फ्रॉम सनकन एरिया इज प्रोसेस्ड ऑफ। देखिए, जो सनकन एरिया होता है ना, जैसे हमारी ये प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट को मैंने एक जो बर्निशर होता है, ठीक है, बर्निशर से खुरेदा, तो मैंने यहाँ पे ऐसा गड्ढा कर दिया। तो ये जो गड्ढा किया ना मैंने यहाँ पे, ये हमारा सनकन एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये सनकन एरिया, इसमें इंक स्टोर होके पेपर पर ट्रांसफर कौन से वाले प्रोसेस से होते हैं? इंटेग्लो प्रोसेस से होते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस यूज किया जाता है, क्योंकि जो सरफेस पे होती है इस पर हम इंक हटा ली जाती है, वाइप ऑफ कर ली जाती है यहाँ से, और जो ये यहाँ पे बचती है इंक, उसी को हम पेपर पर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और आपको सबको पता होगा, वुड कट तो एक रिलीफ प्रिंटिंग है, यानी ऊपर वाला सरफेस ही प्रिंट होता है। ठीक है, और इंटेग्लो अंदर वाला सरफेस जिसे सनकन एरिया होता है। और लिथोग्राफी प्लेनोग्राफी होता है, जो यानी हमें ना ही कुछ खुदेदने की जरूरत है, ना ही कुछ ऊपर चिपकाने की जरूरत। और ऑफसेट प्रिंटिंग की एक खासियत है, इसका प्रिंट हमें एज इट इज मिलता है, क्योंकि इसका प्रिंट पहले प्लेट से रबर ब्लैंकेट पे ट्रांसफर होता है, फिर रबर ब्लैंकेट से पेपर पे ट्रांसफर होता है। तो हमारा यानी कोई रिवर्स प्रिंट नहीं आता इसमें, जैसा हम बनाते हैं वैसा ही प्रिंट आता है। इन तीनों में हमारा रिवर्स प्रिंट आता है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है, हु इज नॉट अ प्रिंट मेकर। अनुपम सूद बहुत बड़े प्रिंट मेकर है, सोमनाथ होरे भी काफी अच्छे प्रिंट मेकर है, लक्ष्मण गोद ये भी बहुत अच्छे प्रिंट मेकर है। बट जो राजा रवि वर्मा है, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस तो खोली इंडिया के अंदर, जो चलाते थे इनके भाई राजा वर्मा, पर ये खुद प्रिंट मेकर नहीं। ये बहुत अच्छे पेंटर है, जिन्होंने अपनी पेंटिंग को हर एक घर में पहुंचाने के लिए प्रिंट मेकर ओलियोग्राफी वाली प्रिंटिंग प्रेस खोली, ओलियोग्राफ के प्रिंट निकाले, लिथोग्राफ की प्रेस खोली थी, पर ये खुद प्रिंट मेकर नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ
रेनेसांस पेंटर इन्वेंटेड विट्रोस फॉर्म? देखिए विट्रोस फॉर्म हमारी खोजी थी, यानी इन्वेंट किया था लियोनार्डो विंसी ने, और विट्रोस मैन बनाया था इसने, विट्रूवियन मैन, ठीक है, मैन। तो इसमें इन्होंने बनाया था कि एक आदमी ऐसे यानी सीधा खड़ा हुआ है और यानी उसका यानी पीछे भी हाथ और पैर को ऐसे दिखा रखा है, तो एक सर्कल में बना रखा है ये पूरा, तो इसी को कहा गया विट्रूवियन मैन। तो इस फॉर्म की यानी जो इन्वेंट किया था लियोनार्डो दा विंसी ने किया था, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने, चौरा पंचाशिका इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्टेड इज इन? देखिए जो चौर पंचाशिका है ना, वो एक ग्रंथ समथिंग था, तो वहां पर जो सबसे पहला हमारे को मिलता है अर्ली मेवाड़ में, ठीक है, और अर्ली मेवाड़ में ही इसे यानी पहले चित्रित किया गया, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है हमारे सामने, आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट वाज हेडेड बाय? आर्ट एंड क्राफ्ट जो मूवमेंट चला था वो चलाया था विलियम मॉरिस ने। विलियम मॉरिस ने यानी आर्ट एंड क्राफ्ट चलाया था ब्रिटेन में, बाकी कई और जगह भी चले थे ये, तो सबसे पहले तो ये ब्रिटेन में चला। 10वां क्वेश्चन है हमारा, द फेमस वुमेन रेनेसांस आर्टिस्ट? देखिए रेनेसांस आर्टिस्ट जो वुमेन थी और काफी फेमस थी वो है आर्टेनेशिया नहीं है, ये आर्टमेशिया होगा, ठीक है, एन की जगह एम होगा, आर्टमेशिया जेंटलिस्ची, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है और काफी फेमस आर्टिस्ट है। इसके आप सेल्फ पोर्ट्रेट वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना अच्छा काम किया था उन्होंने। 11वां क्वेश्चन है हमारा, पेंटर हु इनिशिएटिव इंडिजिनस ट्रेंड इन साउथ? देखिए जो दक्षिण की साइड हमारे इंडिजिनस जो यहाँ की खुद की शैली को की ओर जो ट्रेंड था वो चलाया था तो वो थे केसीएस पन्नीकर। केसीएस पन्नीकर बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं, और उस समय क्या होता था कि सभी लोग ना वेस्टर्न की तरफ भाग रहे थे, तो केसीएस पन्नीकर जैसे यानी लोगों ने अपने इंडिजिनस इंडियन स्टाइल को यानी दोबारा री इन्वेंट करने के लिए एक ग्रुप खोला था, चोल मंडल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चोल मंडल खोला था 1966 में। और चोल मंडल में देखिए ये प्रिंसिपल थे केसीएस पन्नीकर मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट के, तो वहाँ से इनके कई सारे स्टूडेंट जुड़े और कई फेलो आर्टिस्ट भी जुड़े, तो इन्होंने चोल मंडल पूरा एक गांव था उसमें 1966 में एक ग्रुप बनाया, और बहुत अच्छा ग्रुप था। इंडिजिनस यानी ट्रेंड चला, मतलब जो वहाँ का स्थानीय था और यानी वेस्टर्न को कॉपी नहीं किया गया और अपने यानी स्टाइल को डेवलप किया गया, ठीक है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है केसीएस पन्नीकर, और केसीएस पन्नीकर का आपको पता होगा जन्म कोयम्बटूर में हुआ था, 1911 का जन्म है इनका, और कोयम्बटूर पहले यानी केरल में था, अब तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये था केसीएस पन्नीकर, काफी अच्छे आर्टिस्ट है, आप जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, पेंटर फेमस फॉर पेपर कट? पेपर कट के लिए कौन सा पेंटर फेमस है? ये है मतीस अपने जो लास्ट दिन थे, लास्ट समय था इसके जीवन का, तब इन्होंने पेपर कट पे काम किया, ठीक है। 13वां क्वेश्चन हमारे सामने, हु वाज द मेन आर्किटेक्ट फॉर द डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल? फ्लोरेंस कैथेड्रल डोम का मेन आर्किटेक्ट कौन था? तो ये था फिलिप्पो ब्रुनेल्सी, जिन्होंने 1436 में इटली के अंदर यानी इस डोम का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, नेम द मेडिवल ओरिजिन संस्कृत टेक्स्ट ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर? देखिए जो टेम्पल आर्किटेक्ट पर यानी ओरिजिन संस्कृत टेक्स्ट यानी जो बुक है वो है हमारी शिल्प प्रकाश। शिल्प प्रकाश में टेम्पल आर्किटेक्ट से रिलेटेड काफी टेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन हमारा, मिराक मिर्जा गियास वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ विच बिल्डिंग? देखिए मिराक मिर्जा गियास है वो हुमायूं टॉम के मुख्य वास्तुकार थे, ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट थे। और ताजमहल के आपको सबको पता होगा अहमद लाहौरी।
अहमद लाहौरी थे ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट। 16 क्वेश्चन है हमारे सामने, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी। जो हिंदू आइकोनोग्राफी वाली बुक है वो है, यानी उसके राइटर है J.N. बनर्जी। ठीक है, J.N. बनर्जी ने ये बुक लिखी थी और 1941 में लिखी थी इन्होंने ये बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, वेयर इज सिचुएटेड द फेमस गुप्ता टेम्पल। भीम की चौरी। जो ये भीम की चौरी है ना, ये कोटा के अंदर मौजूद है ये टेम्पल, बट ये र्यून हुआ हुआ है, मतलब थोड़े से अवशेष ही मात्र बचा हुआ है इस मंदिर के। ये गुप्त समय का टेम्पल है। ठीक है, दारामुकुंद्रा कोटा के अंदर ये पड़ते हैं। मंदिर का नाम है भीम की चौरी। 18वां क्वेश्चन है हमारे सामने, वेयर इज लोकेटेड मनियार मठ। जो मनियार मठ है ये राजगीर में स्थित है, बिहार के अंदर। 19वां क्वेश्चन, हु डिजाइन द फेमस पोस्टर माउलिन रोज। माउलिन रोज जो लिथोग्राफी पोस्टर है ये डिजाइन किया था टॉल्स्टॉय लोत्रेक ने। टॉल्स्टॉय लोत्रेक के फ्रांस के रहने वाले हैं और इनका जन्म हुआ था 1864 में। 20वां क्वेश्चन है, हु डेवलप फुल रोमन टाइपफेस फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी रोमन टाइपफेस किसने डिजाइन किया, डेवलप किया? तो इसका आंसर है निकोलस जेनसन। जो निकोलस जेनसन है इन्होंने रोमन टाइपफेस को डेवलप किया 1470 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज टैग लाइन। देखिए, जो टैग लाइन होती है वो हमारी होती है पंच लाइन। ठीक है, जिससे यानी जो बहुत ज्यादा कैची होती है, तो आजकल इसे कैची लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, विच इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ये है कि अपना जो प्रॉमिस किया उसे निभाना। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, हाउ द इमेज इज रिप्रोड्यूस इन ऑफसेट प्रिंटिंग। जैसे कि मैंने बताया था एग्जैक्ट सेम होता है। एग्जैक्ट सेम क्यों होता है ऑफसेट प्रिंटिंग में? क्योंकि जैसे प्लेट है हमारी, तो प्लेट से पहले आएगा रबर ब्लैंकेट पे। रबर ब्लैंकेट पे ये प्रिंट आ जाएगा रिवर्स साइड में। ठीक है, रिवर्स साइड से फिर हम जब पेपर पे इसको लेंगे, ये जो प्रिंट होगा पेपर पे फिर एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये बीच में जो रबर ब्लैंकेट काम करता है वो प्रिंट को एकदम एग्जैक्ट बना देता है। ठीक है, तो ऑफसेट प्रिंट का ये आंसर होगा, एग्जैक्ट सेम प्रिंट आता है इसमें। 24वां क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट कॉपी। देखिए, एडवर्टाइजमेंट कॉपी में जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है वो होता है हमारा मैसेज, कि हम मैसेज क्या डिलीवर कर रहे, कौन सा संदेश दे रहे, किस मैसेज पे हम अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये सारा मैसेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है हमारे सामने, हु इज द स्कल्प्टर ऑफ रोंडिनी पिएटा। रोंडिनी पिएटा का मूर्तिकार कौन है? तो ये है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने इसको अपने समय यानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में बनाया था और ये थोड़ा सा अधूरा है। माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था 1475 में इटली के अंदर। ठीक है, और ये इटली के स्कल्प्टर है बहुत बड़े, और इन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई थी सिस्टन चैपल वगैरह। ठीक है, चर्च में जाकर। 26वां क्वेश्चन, फेमस स्कल्प्टर मेड इन मार्बल रेप ऑफ सबाइन वुमेन वर स्कल्प्टेड बाय। जो ये स्कल्पचर है, मूर्ति है रेप ऑफ सबाइन वुमेन, तो ये बनाया था जियाम बोलोगना। जियाम बोलोगना ने ये स्कल्पचर बनाया था 1583 में। ठीक है, और ये स्कल्पचर एक सिंगल ब्लॉक में बनाया गया, यानी एक ही पत्थर को अच्छे से तराश कर। ठीक है, सिंगल ब्लॉक में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है हमारे सामने, फेमस स्कल्पचर इक्टेसी ऑफ सेंट थेरेसा बिलोंगिंग टू विच स्टाइल। जो ये इक्टेसी ऑफ सेंट थेरेसा का जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, तो ये बरोक स्टाइल में बनी है। ठीक है, 1652 में। 28वां क्वेश्चन है हमारे सामने, विच सब्सटेंस इज अप्लाई फॉर क्लीनिंग एल्यूमिनियम ड्यूरिंग मेल्टिंग। देखिए, जब एल्यूमिनियम पिघल रही होती है तो हम कौन सा एलिमेंट डालते हैं उसके अंदर जो साफ करने के लिए? तो ये होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ये
सब्सटेंस हम अप्लाई करते हैं तो क्लीन एल्यूमिनियम ड्यूरिंग मेल्टिंग, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है हमारा, सिरेमिक हनीवा बिलोंग टू विच कंट्री। देखिए जो हनीवा शब्द है सिरेमिक के लिए कौन सा यूज किया जाता था, जापान में यूज किया जाता था। और जैसे यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते थे जिसे मृद भांड और अर्थनवेयर कहा जाता था, वैसे वहां पे हनीवा थे। 30वां क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द फेवरेट मीडियम ऑफ स्कल्पटर सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता जो फेमस मूर्तिकार हैं और इन्होंने इंस्टॉलेशन आर्ट भी करी है कई सारी, तो इनका जो फेमस फेवरेट मीडियम है वो है मेटल। अगर मेटल ना देखा जाए तो ये स्टील के बर्तन पे बहुत अच्छा काम करते हैं और एनजेएमए में इनकी ट्री वाला वर्क आप सभी ने देखा होगा, बहुत अच्छा काम करते हैं। और इनका एक खोपड़ी वाला काम भी है, यानी एक स्कल बना रखा हो वो सिर्फ छोटे छोटे बर्तनों से, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग काम करते हैं सुबोध गुप्ता जो बिहार के रहने वाले हैं। 31वां क्वेश्चन है, करेक्ट द सीक्वेंस। अब हमें सीक्वेंस को करेक्ट करना है। देखिए जैसे अगर आप प्रिंट मेकिंग में होंगे तो आपको पता होगा कि आप जब भी प्रिंट निकालते हो तो पहले एक ट्रायल प्रूफ लेते हो, फिर एक प्रॉपर प्रूफ होता है, फिर आपके लिए एक आर्टिस्टिक प्रूफ होता है, फिर आप थोड़ा सेटिस्फेक्शन के बाद एडिशन निकालते हो कि लिमिटेड एडिशन में प्रिंट होते हैं ना, समथिंग लाइक दिस, जैसे मोनो प्रिंट होते हैं। तो फिर बाद में हमारा प्रिंट एडिशन निकलते हैं। 32वां क्वेश्चन है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। देखिए ग्राइंडिंग, इंकिंग, ग्लूटिंग, ड्राइंग, तो ये लिथोग्राफी के ऊपर है। तो लिथोग्राफी का सबसे पहले हमारे को ग्राइंडिंग करनी होती है, ग्राइंडिंग के बाद हम करेंगे उस पर ड्राइंग, ठीक है। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए पहले ना हम जो लिथो स्टोन होता है उस स्टोन को अच्छे से ग्राइंड करते हैं, जो सरफेस थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, यानी उतला पुतला ना हो। ग्राइंडिंग करने पे हम सरफेस एकदम प्लेन हो जाता है, फिर हम उस पर करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग करने के बाद जैसे ग्लूइंग करते हैं, जैसे गम अरेबिक समथिंग हम अप्लाई करते हैं उस पर, फिर करते हैं हम इंक अप्लाई, फिर हमारा प्रिंट हम लेते हैं उस पर। 33वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल इज करेक्ट। कौन सा मटेरियल करेक्ट है वो बताना है हमें। फाइबर ग्लास, प्रिंटिंग टेबल, नेविगेटर, कैमरा। तो नेविगेटर लिथोग्राफी का भी प्रोसेस नहीं है, ना ही कैमरा, तो ये गलत है। नेविगेटर, गम अरेबिक, वॉशिंग सॉल्यूशन, टूस्टर, तो ये लिथोग्राफी का सही बता रहे हैं हमें, यानी लिथोग्राफी का सही प्रोसेस बता रहा है। नेविगेटर में जैसे मैंने बताया था ऊपर की हम ग्राइंडिंग करते हैं, तो वो ग्राइंडिंग वाला प्रोसेस नेविगेटर होता है। और फिर आता है गम अरेबिक, समथिंग हम अप्लाई करते हैं, ग्लूटिंग वगैरह डालते हैं, फिर वॉश आउट सॉल्यूशन यूज करते हैं, फिर ये टूस्को वाली इंक, टूशे वाली इंक हम यूज करते हैं टू ड्राइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें सही करेक्ट ऑर्डर बताना है, जन्म के अनुसार हमें, यानी समय के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, कौन सा आर्टिस्ट पहला है कौन सा बाद में। तो सबसे पुराना आर्टिस्ट यहाँ पर है हमारा एन.एस. बेंद्रे, ठीक है। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 इंदौर के अंदर हुआ। M.F. हुसैन का जन्म मुंबई में हुआ, यानी महाराष्ट्र के अंदर, और इनका जन्म हुआ था 1915 में। फिर आते हैं के.जी. सुब्रमण्यम, इनका जन्म केरल के अंदर हुआ था 1924 में। और जे. स्वामीनाथन, इनका जन्म हुआ था 1928 शिमला के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया 10, 15, 24, 28, ठीक है। एन.एस. बेंद्रे सबसे पहले आएंगे और तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हमें इन्हीं समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएगा जैक लुइस डेविड। जैक लुइस डेविड का जन्म हुआ 1748 में, ठीक है। 1748 में इनका जन्म हुआ फ्रांस के अंदर। फिर आता है वैन गोग। वैन गोग 1853 का है जन्म इनका। फिर आता है पॉल क्ली। पॉल क्ली का 1879 में। फिर आता है डेविड हॉनकी। डेविड हॉनकी थोड़ा रिसेंट के हैं, 1937 के जन्म है और यूके का जन्म है इनका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस 1748, 1853, 1879 और 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गवर्नमेंट आर्ट स्कूल इन इंडिया क्रोनोलॉजिकल। देखिए जो गवर्नमेंट आर्ट स्कूल खुले थे इंडिया में
तो उसके सीक्वेंस बताने हैं। तो सबसे पहले हमारा मद्रास खुला था, जैसे आप सभी को पता है, 1850 में। ठीक है, 1850 में हमारा मद्रास खुला। फिर आता है हमारा कैलकाटा का 1854, फिर आता है बॉम्बे का 1857, और जयपुर का जो राजा ने यानी स्टैब्लिश किया था, और बाद में इसका नाम भी बदल गया, तो ये 1857 का ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दो 1857 के हैं। अगर लाहौर का पूछा जाए तो 1875। ठीक है, तो ऐसे ही ये सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे अपने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंडियन टेक्स्ट। देखिए, जो इंडियन टेक्स्ट जो ग्रंथ वगैरह है उनका जो हमें सीक्वेंस बताना है, तो सबसे पहले आएगा हमारा कामसूत्र। कामसूत्र इसका 400 BC से 300 AD के बीच रची गई। 400 BC से 300 AD। ठीक है, ये BC है, 400 ध्यान रखना। कामसूत्र का हुआ। फिर इसके बाद आता है हमारा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो ये कालिदास द्वारा लिखी गई है, इसका हुआ था 4th सेंचुरी AD में। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सेंचुरी AD। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कालिदास। और कामसूत्र वात्सायन। और कादम्बरी। कादम्बरी जो एक ग्रंथ है, वे बाणभट्ट द्वारा लिखी गई और 7th सेंचुरी में बने रचना हुई थी इसकी, 7th सेंचुरी AD। ठीक है, फिर आते हैं अभिनव गुप्त, यानी अभिनव भारती। जो ये ग्रंथ है, ये अभिनव गुप्त ने लिखी, नाम यही है और लास्ट में गुप्त लगा देना। अभिनव गुप्त ने लिखी है और इसका यानी समय माना जाता है 950 से 1020 के बीच ये रची गई। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन पहले सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने यानी इसके रचयिता भी है और इसका समय काल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिज वर्क बाय रॉडिन। देखिए, रॉडिन के जो वर्क है उसको हमें समय के अनुसार लगाना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिट करना है हमें। तो हमारा सबसे पहले आएगा द एज ऑफ ब्रॉन्ज। द एज ऑफ ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है और 1875 में बनाया था रॉडिन ने इसे। फिर आता है गेट्स ऑफ हेल। गेट्स ऑफ हेल बना था 1880 से 1917 के बीच में। ठीक है, 1880 से 1917 के बीच में। ठीक है, फिर आता है हमारा द बर्गेस ऑफ कैलेथिस। द बर्गेस ऑफ कैलेथिस 1875 में बनाया है इन्होंने। फिर आता है मॉन्यूमेंट ऑफ बाल्जाक। मॉन्यूमेंट ऑफ यानी 1891 में बनाया है मॉन्यूमेंट ऑफ बाल्जाक। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा इस चीज का। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द टेम्पल ऑफ खजुराहो। देखिए, जो खजुराहो के टेम्पल है उसके यानी समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पुराना मंदिर है 64 योगिनी का। 64 योगिनी का जो मंदिर है ये 6ठी शताब्दी के यानी माना जाता है, यानी चंदेल शासक का माना जाता है खजुराहो में ज्यादातर टेम्पल, बट ये उससे पहले का बना हुआ है। ठीक है, तो 64 योगिनी 6ठी शताब्दी में माना जाता है। 6th सेंचुरी AD का लिख सकते हैं आप। ठीक है, सेंचुरी AD 64 योगिनी। ये छतरपुर के अंदर है। वैसे 64 योगिनी के 4 मंदिर है, छतरपुर वाले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो खजुराहो के अंदर आते हैं। फिर आते हैं हम पार्श्वनाथ पे। पार्श्वनाथ ये जैन टेम्पल का है, ध्यान रखना। वहाँ पे ना खजुराहो में जैन टेम्पल वाले ग्रुप भी है। ठीक है, ग्रुप में टेम्पल दिखेंगे आपको सारे। और ये 10th सेंचुरी का बना हुआ है। आप एग्जैक्ट देखें तो 950 का माना जाता है ये। ठीक है, फिर लक्ष्मण मंदिर आता है हमारा 930 का, 930 10th सेंचुरी। और लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु के ऊपर है। फिर कंदरिया महादेव का आता है जो विद्याधर द्वारा निर्मित है, 1065 का है। तो ज्यादातर खजुराहो के मंदिर चंदेल शासक द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4P ऑफ मार्केटिंग। देखिए, जो मार्केटिंग में 4P होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि और हमें सीक्वेंस बताना। पहले तो हम सीक्वेंस बता देते। तो सबसे पहले आएगा हमारा प्रोडक्ट, फिर आता है हमारा प्राइस।
पहले प्रोडक्ट आता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्राइस सेट करना चाहिए उसका, और प्राइस के बाद आता है प्लेस कि हम उस प्रोडक्ट को कहाँ पर सेल कर सकते हैं। फिर आता है उसका प्रमोशन कि हमको उसको कैसे प्रमोट करना है कि ये हर एक जनता तक पहुँचे। ठीक है, तो ये 4P का पहला ऑप्शन हमारा सही होगा मार्केटिंग में। 4P का कॉन्सेप्ट दिया था नील, यहाँ पे लिख देता हूँ, नील बॉर्डन ने 1950 में। ठीक है, उसके बाद पूरे यानी हर एक ने अडॉप्ट कर लिया इस 4P वाले मार्केटिंग स्ट्रेटजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 41वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप। देखिए, जो क्लाइंट और एजेंसी के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है वो वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री आता है कि क्लाइंट की क्या ट्यूनिंग है एजेंसी के साथ। फिर आते हैं कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कोई गैप तो नहीं है बिटवीन एजेंसी एंड क्लाइंट, है ना। फिर आता है कंडक्ट, क्लाइंट के अनुसार ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, उसका अप्रूवल टाइम टू टाइम लिया जा रहा है, तो ये सारे कुछ मैटर्स करता है। फिर आता है चेंजेस, अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये चेंजेस चाहिए, क्या वो समय पे हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये सारे मैटर्स करते हैं, अफेक्टिंग मैटर्स या फैक्टर्स है बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एजेंसी एंड क्लाइंट्स, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 42वां, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3D एनिमेशन स्टेप। देखिए, 3D एनिमेशन स्टेप मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आज। तो सबसे पहले आता है हमारा मॉडलिंग। देखिए, मॉडलिंग से पहले हम थोड़ा सा यानी विजुलाइज करते हैं, पेपर के ऊपर स्केच करते हैं बहुत सारा। फिर उसको हम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे माया हो गया, ब्लेंडर हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है मार्केट में अवेलेबल, फ्री सॉफ्टवेयर भी ऑलरेडी। तो उसमें हम अपने स्केच के अकॉर्डिंग उसको मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, उस मॉडलिंग को हम अच्छे अच्छे एक एक प्लेट को यानी डिज़ाइन करते हैं, एक एक सरफेस को देखते हैं, एक एक एंगल देखते हैं। फिर उसके बाद हम उस जो ढांचा बनता है हमारे सामने मॉडलिंग का, उसके अंदर हम टेक्सचर डालते हैं कि उसने अगर शर्ट पहनी है तो किस टेक्सचर की शर्ट है, उसके बाल का टेक्सचर कैसा है, उसकी स्किन का टेक्सचर कैसा है। तो ये सारे टेक्सचर हम क्रिएट करते हैं, कहीं से इंपोर्ट भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं। ठीक है, फिर टेक्सचर के बाद आता है हमें उस कैरेक्टर को कैसे चलाएं। तो चलाने के लिए हम क्या कहते हैं, रिगिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। इस रिगिंग वाले प्रोसेस में यानी बहुत समय लगता है, देखना पड़ता है कि शोल्डर ऊपर है तो हाथ कैसे जा रहा है, पूरा एक एक फीचर को हमें आना चाहिए रिगिंग के समय। ठीक है, जैसे कोई चल रहा है तो उसमें कितना सारा स्टेप हो रहा है, उसमें कितनी सारे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिगिंग का प्रोसेस है। फिर इसके बाद आता है हमारा रेंडर, जब हमारा थोड़ा सा प्रोडक्ट थोड़ा फाइनल दिखता है तो हम उस कैरेक्टर को रेंडर करते हैं। रेंडर करने के बाद हमारा यानी प्रोसेस बहुत यानी सब कुछ रेडी हो जाता है। रेंडर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रेंडर में। ठीक है, तो ये हमारा 3D एनिमेशन का स्टेप है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे पूछते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ स्कल्पटर। मूर्तिकारों के यानी हमें समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे KS कुलकर्णी। KS कुलकर्णी का जन्म 1916 कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में। ठीक है, और KS कुलकर्णी एक यानी प्रोफेसर भी रहे, काफ़ी अच्छी इनकी बायोग्राफी आप पढ़ना जाके। फिर आते हैं AM दारीवाल। AM दारीवाल का स्कल्पचर आपको NGM में भी मिलेगा देखने को अगर आप जाओगे तो। AM दारीवाल का जन्म 1922 मुंबई में हुआ, 1922 मुंबई। ठीक है, फिर आते हैं बिपिन बिहारी गोस्वामी। बिपिन बिहारी गोस्वामी का जन्म 1934 में हुआ। फिर बिमन बिहारी दास, बिमन बिहारी दास का जन्म 1943 में हुआ। ठीक है, तो ये थे इनके सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्कल्पचर्स। अब हमें स्कल्पचर्स के सीक्वेंस बताने हैं। तो देखिए, मैंने कई सारी कोशिश करी कि इनका यानी स्कल्पचर्स की यानी ढूंढ पाऊं मैं, मिल पाए। तो ये मुखाभ्यास और श्रृंगार, ये दो स्कल्पचर नहीं मिल पाए मेरे को। बाकी ये द बुल जो धनराज भगत द्वारा निर्मित है, और टॉयलेट ये शंकर चौधरी द्वारा निर्मित है, ये मुझे मिल गए थे। बट ये मुखाभ्यास और श्रृंगार नहीं मिल पाए।
और अगर आपको मिले तो जरूर मेरे को भी बताना इस चीज के बारे में, ठीक है। तो द बुल है जो धनराज भगत द्वारा निर्मित है, ये बनाया था 1958 में और ये वुड के अंदर बनाया था, ठीक है। मुखाभ्यास स्कल्पचर जो मूर्ति है मेरे को तो यानी मिली नहीं, और श्रृंगार की कई सारी मिली थी बट एग्जैक्ट यही वाला श्रृंगार हो तो वो नहीं मिल पाई। फिर आता है टॉयलेट वाली मूर्ति बनाई थी शंकर चौधरी ने, जिसमें एक फिगर देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यूजीसी के अकॉर्डिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट के हमें समय के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा कुवैत उल इस्लाम। ये जो मस्जिद है कुवैत उल इस्लाम वाली, ये 1193 में बनी, ठीक है, 1193 में। और इस मस्जिद को यानी गुलाम वंश ने बनवाया था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और यानी उन्हीं के वंशों ने बनाया था इस मस्जिद को, ठीक है। फिर आते हैं सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का जो समय पीरियड बताया जाता है ये 1231 में इसका निर्मित बताया जाता है। और फिर आता है शेरशाह सूरी 1545 में शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम बिहार के अंदर है। रेड फोर्ट लाल किला जो ताजमहल के साथ ही बना था 1639 से 48 के बीच, ठीक है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन हमारा असर्शन कहता है प्रिंट मेकिंग इज ए कंसीडर एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ विजुअल आर्ट। बिल्कुल सही है, प्रिंट मेकिंग एक विजुअल आर्ट का एक्सप्रेशन है बिकॉज द प्रिंट मेकर इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रिंट मेकिंग प्रोसेस। ये भी सही है कि जो प्रिंट मेकर होता है वो हर एक प्रोसेस में शामिल होता है प्रिंट मेकिंग के, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा 46 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने 47वां क्वेश्चन है। असर्शन कहता है पॉल गॉगिन डिड बोथ वुडकट एंड एचिंग। बिल्कुल सही, पॉल गॉगिन ने दोनों प्रिंट मेकिंग में काम किया था, वुडकट और एचिंग में। बट पॉल गॉगिन वॉज पेंटर एंड ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिंट मेकिंग। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं कि उसी को घुमा के यहाँ पे बट लगा के पूछ लिया, ठीक है। बात तो दोनों की सेम है बट यहाँ पे घुमा के पूछ लिया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर 47 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 असर्शन कहता है प्रिंट मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग टेक्स्ट इमेज यूजिंग ओनली अ मास्टर प्लेट। तो यूजिंग ओनली मास्टर प्लेट थोड़ा गलत हो जाता है, वो भी टेक्स्ट और इमेज के मामले में, कि हम एक प्लेट की नहीं कई प्लेट से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। रीजन है बिकॉज मेनी वेरिएशन कैन बी सीन इन प्रिंटिंग प्रोसेस। बहुत सारे वेरिएशन हम प्रिंटिंग प्रोसेस में देख सकते हैं। देखिए जो इंक लगाओगे उसी का प्रिंट तो निकलेगा, तो वेरिएशन कहाँ से आएगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो बोथ आर इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, बोथ आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 असर्शन कहता है कलर आर मोर ड्यूरेबल इन फ्रेस्को ब्रूनो कंपेयर टू फ्रेस्को सेको। बिल्कुल सही कहा है। जो ब्रूनो प्रोसेस होता है गीले पर होता है, गीले सरफेस पे होता है जब हम प्लास्टर की परत चढ़ा रहे होते हैं, तो इसकी जो बाइंडिंग पावर होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है देन फ्रेस्को सेको। इसका रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज फ्रेस्को ब्रूनो इज ड्राई प्रोसेस। नहीं, ड्राई प्रोसेस नहीं है, ये वेट प्रोसेस होता है ब्रूनो, वाइल फ्रेस्को इज पेंटेड डायरेक्टली इनटू वेट प्रोसेस। ये बिल्कुल उल्टा कहा गया, तो रीज़न गलत है, असर्शन सही है, असर्शन करेक्ट, आर इज रॉन्ग। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 49 का दूसरा आंसर। हमारा 50वां क्वेश्चन है। असर्शन कहता है एक्सप्रेशनिज्म इज एन आर्ट स्टाइल विच अलाउ टू डिपिक्ट डिस्टोर्शन ऑफ फॉर्म्स। बिल्कुल सही, जो एक्सप्रेशनिज्म है उसमें जो आर्ट का जो स्टाइल है वो हमें अलाउ करता है टू डिस्टोर्ट ऑफ फॉर्म्स, डिस्टोर्ट करने के लिए फॉर्म, ठीक है। तो इसका रीजन दिया जाता है बिकॉज इट्स गिव फ्रीडम टू आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस सब्जेक्टिव इमोशन रादर देन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। बिल्कुल सही कहा गया है। जो सब्जेक्टिव इमोशन है यानी ऑब्जेक्टिव जो हमारा यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे दूर हटके जो इनर वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेस करते हैं इस एक्सप्रेशनिज्म में, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा हमारा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 असर्शन कहता है पर्सपेक्टिव इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट विजुअल एलिमेंट ऑफ 3 डायमेंशन इन रेनेसांस पीरियड। बिल्कुल सही है। पर्सपेक्टिव का यानी जो एलिमेंट था विजुअल आर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया रेनेसांस पीरियड में और इसकी इम्पोर्टेंट भी बढ़ती गई। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन दिया जा रहा है आर्टिस्ट ऑफ रेनेसांस मेड यूज पर्सपेक्टिव टू क्रिएट 3 डायमेंशन इन द पिक्चर स्पेस। बिल्कुल सही है, दोनों यानी रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा हमारा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन असर्शन कहता है इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट भाव एंड रसा आर कंजॉइंड। बिल्कुल सही है। भाव और जो रस है दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ भाव होंगे तो वो रस की ओर ही हमें ले जाते हैं। ठीक है, इसका रीजन देखते हैं। बिकॉज ऑल आर्ट्स टारगेट अल्टीमेटली आर्ट क्रिएटिंग द इमेज ऑफ इमोशन इन ऑर्डर ऑफ रीच द गोल ऑफ रस निष्पत्ति। बिल्कुल सही कहा गया है। जो हमारी आर्ट्स होती है उसका अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि रस को निष्पत्ति की जाए। तो इमेजेस में क्या क्रिएट किया जाता है? इमोशन क्रिएट किया जाता है, जो कहाँ पे हमें ले जाते हैं? रस निष्पत्ति पे। ठीक है, जैसे आप किसी छोटे को बड़े के यानी सेवा करते देखोगे तो आपके अंदर करुण भाव आएगा, फिर वो रस में निष्पत्ति होगी, करुण रस। ठीक है, तो जैसे आप किसी को लड़ते हुए देखोगे, हीरो को, विलन को, तो आपके मन में कौन सा रस आएगा? वीर रस। और किसी को देखकर नफरत वाला भाव आएगा, तो वो क्या है? वो विभत्स रस है। तो ऐसे रस की यानी आप देखना, तो रस बहुत जरूरी है भाव के साथ, भाव के बिना रस नहीं है। ठीक है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी मूरे प्रेफर टू क्रिएट मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर। जो हेनरी मूरे था वो मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर बनाया करता था। बिल्कुल सही। ही सिंपली वांटेड देम टू बी सीन बाय मास। और वो यह भी चाहते थे कि जो मास है, जो पब्लिक है, वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उसे देखे, उनके काम को देखे। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट होगा इसका आंसर। 54वां क्वेश्चन असर्शन कहता है गंधर स्कल्पचर इन सेंट्रल एशिया वर इनवेरिएबल क्रिएटेड इन स्टुको। देखिए, जो गंधर स्टाइल का आपने देखा होगा, गंधार स्टाइल में जो स्कल्पचर है वो स्टूको से तो नहीं बने, वो बने हैं ग्रे सिस्ट स्टोन से। ठीक है, ग्रे पत्थर कह सकते हो आप, स्लेटी पत्थर है ना, जिसमें चित्तीदार पत्थर है। ठीक है, तो उससे बनाया, तो स्टूको यहाँ पे यानी रॉन्ग हो जाएगा। रीजन देखते हैं। बिकॉज स्टूको बीइंग मोस्ट मैलेबल इन नेचर प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू आर्टिस्ट टू ब्रिंग आउट द डिटेल। ये बिल्कुल सही है। जो स्टूको होता है हम उसमें यानी काफी डिटेल वगैरह काम कर सकते हैं, और आर्टिस्ट के लिए भी काफी फ्रीडम होता है उसमें। तो हमारा असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 55वां क्वेश्चन है हमारा। असर्शन कहता है एवरीबडी इज एक्सपोज टू आउटडोर एडवर्टाइजिंग इन स्पाइट ऑफ देयर लाइक और डिसलाइक। बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे कि बिना लोगों की लाइक और डिसलाइक जाने हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग में अपना यानी दिखाते लोगों को, है ना, बट उसके लिए हम तो पैसे भी तो पे करते हैं। ठीक है, तो रीजन देते हैं इसमें बिकॉज इट हैज कैप्चर बाय ऑडियंस। बिल्कुल सही। तो दोनों यहाँ पे सही है, बोथ आर करेक्ट। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कलर ऑफर्स अन क्विक मेथड ऑफ कन्वेइंग मीनिंग एंड मैसेज विदाउट वर्ड्स। कलर्स कई हद तक हमें यानी मैसेज देता है। ठीक है, विदाउट वर्ड हम मैसेज दे सकते हैं कलर के द्वारा। रीजन देते हैं बिकॉज कलर आर साइकोलॉजी आर लिंक्ड। ये गलत है। कलर और साइकोलॉजी का अलग ही यानी मतलब है। कलर लाइट से रिलेटेड है और साइकोलॉजी हमारे माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो सब दोनों का अलग अलग वे है। तो यहाँ पे रीजन हमारा गलत हो जाएगा, असर्शन हमारा सही है। तो असर्शन ए इज राइट, आर इज इनकरेक्ट। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। असर्शन कहता है टर्टरी कलर आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बिल्कुल सही है। हम जब प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं तो हमारे सामने टर्टरी कलर बनते हैं। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी कलर है, रेड, येलो और ब्लू। इन तीनों को मिलाने के बाद हमें
सेकेंडरी कलर बनते हैं यानी हमारे सामने। एक तो होता है ऑरेंज, रेड और येलो को मिलाने पर बनता है हमारा ऑरेंज, येलो ब्लू को मिलाने पर बनता है ग्रीन, और ब्लू और रेड को मिलाने पर बनता है हमारा वायलेट। और जो ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों कलर को मिलाने पर बनते हैं हमारे टर्टरी कलर। ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारे टर्टरी कलर है जो 6 होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका रीजन दे रहे हैं, हैंस दे आर कॉल्ड बाय 2 वर्ड्स नेम सच एज ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन से ही जान सकते हैं, सही है। ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर हमारा को टर्टरी कलर मिलता है। तो बोथ आर करेक्ट होगा इसका आंसर। 57 का पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 असर्शन कहता है राकू इज मेड अ कोर्स ग्रेन क्ले कंटेनिंग लॉट्स ऑफ ग्रोज एंड सेंड प्रैक्टिकली। देखिए, जो एक राकू है नाम का लड़का कोई, वो बनाता है, कोर्स बनाता है। ठीक है, उसमें ग्रेन क्ले कंटेन है यानी है उसके अंदर, और ग्रोग है और सैंड है। देखिए, सैंड से तो टेक्सचर आएगा और ग्रोग से थोड़ी मजबूती स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यानी सही है, असर्शन सही है, बिकॉज इट गिव्स डिजायरेबल टेक्सचर एंड फिनिश एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बहुत आर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो तीसरा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 59th क्वेश्चन है, असर्शन कहता है स्टोनवेयर इज फायर्ड इन लो टेम्परेचर। जो स्टोनवेयर होते हैं, जो पत्थर के यानी बर्तन होते हैं, वो फायर होते हैं इन लो टेम्परेचर, जो बिल्कुल गलत है। पत्थर के बर्तनों को यानी टेम्परेचर में यानी तपाने का तो कोई वो जिक्र ही नहीं होता है ना। अगर ये क्ले के स्टोन होते हैं यानी क्ले वेयर होते हैं, तब इन्हें फायर किया जाता है मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट्स ए स्ट्रॉन्गर देन अर्थनवेयर। और ये अर्थनवेयर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उससे स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये बात हमारी सही है वैसे, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन थोड़े से टेराकोटा टाइप के होते हैं, जो आपने भी देखा होगा, मटका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या पत्थर का कोई सिलवट्टा या कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो आपके सामने ही है एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा पत्थर वाला यानी जो बर्तन होगा वो ही होता है। ठीक है, तो हमारा रीज़न तो सही है, असर्शन गलत है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन है, असर्शन कहता है पॉर्सलिन इज फाउंड इन वाइट एंड ग्रे ओनली। बिल्कुल सही है। जो पॉर्सलिन होता है, आपने देखा होगा, जो कप प्लेट्स होती है आपकी पॉर्सलिन की, वो वाइट और ग्रे कलर की ही मिलेगी आपको ज़्यादातर। रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली फाइन सॉफ्ट क्ले। इसका रीज़न गलत है, क्योंकि जो हमारी पॉर्सलिन होती है उसमें कई सारे प्रोसेस गुजरना होता है, उसे भट्टी से गुजरना होता है। तो ये फाइन सॉफ्ट क्ले वाला तो यानी इसका जो रीज़न है वो गलत है। तो हमारा 60वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61वां क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, जॉन गुटेनबर्ग को सभी जानते हो, जिसने मूवेबल टाइप इन्वेंट किया 1450 में। और एसडब्ल्यू हाइटर जिन्होंने विस्कोसिटी प्रिंटिंग का इस्टेब्लिश किया अपने एटलियर एटलियर 70 ग्रुप के साथ 1950 पेरिस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये एसडब्ल्यू फेमस है विस्कोसिटी को इन्वेंट करने के लिए। और फिर आते सेनफेल्डर लिथोग्राफी के लिए बहुत जाने जाते हैं। इन्होंने लिथोग्राफी की खोज करी थी 1796 में। हरक्यूल सेगर को हम कलर पेंटिंग का एक्सपेरिमेंट के लिए जानते हैं। देखिए, इन्होंने कलर पेंटिंग के एक्सपेरिमेंट कई तरीके से करे, कई इंक्स को यूज़ किया, कई प्लेट्स को यूज़ किया। तो इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए कलर पेंटिंग को लेकर। ठीक है, तो दूसरा, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62वां, मैच द फॉलोइंग। गम सॉल्यूशन हम लिथोग्राफी में यूज करते हैं। रॉकर हम यूज करते हैं थोड़ा सा हाफ टोन जैसे मेजो टिंट वगैरह के लिए। पीवीए एक ग्लू टाइप होता है जो हम स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज करते हैं कुछ एरियाज को हाइड करने के लिए। ठीक है, ब्रेयर का मतलब रोलर होता है जो हम वुड कट में यूज करते हैं ऊपरी सतह पर इंक लगाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए का
तीसरा, बी का चौथा, तीसरा चौथा हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मैच द फॉलोइंग। प्लेनोग्राफी क्या होता है? हमें उसी सरफेस पे हमें प्रिंट मिल जाता है, तो प्लेनोग्राफी का हमारा चौथा ऑप्शन होगा यहाँ पे। और स्टेंसिल का क्या होगा? तो हमारा स्टेंसिल का होगा इंक इज प्रेस्ड थ्रू अ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के थ्रू ही स्टेंसिल से यानी पेपर पे हमारे स्याही प्राप्त होती है, ये जो इंक प्राप्त होती है। कोलाग्राफी क्या होता है? हमें टेक्सचर वगैरह यानी क्रिएट करना और मटेरियल तो हमारे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वुड कट होता है हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड। ठीक है, जैसे आपने मेहंदी वेहंदी लगाई होगी जिसमें ब्लॉक बने होते हैं लकड़ी के, और वो एक इंक से आपके हाथ पे छाप देते हैं, तो वो क्या होता है? वुड कट का यानी एक ब्लॉक होता है जो प्रिंटिंग में भी यूज होता था सबसे पहले। तो हमारा पहले का ए का चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा, हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। सेलिब्रेशन बनाया था तैयब मेहता ने, करबाला बनाया था MF हुसैन ने, टाइम इमेज बनाया था अर्पिता कौर ने, और हेजिटेट टच बनाया था जतिन दास ने। हेजिटेट टच बनाया था जतिन दास ने, एक का चौथा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, जो अर्पणा कौर है इनका जन्म होता है 1954 में दिल्ली के अंदर, और ये अभी भी जीवित है 2020 में जब ये वीडियो बन रही है। दिल्ली का जन्म है इनका। जतिन दास उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनका जन्म हुआ था 1941 में, उड़ीसा के रहने वाले हैं। MF हुसैन का जन्म हुआ था 1915 महाराष्ट्र में। तैयब मेहता का जन्म हुआ था 1925 गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मैच द फॉलोइंग। बहुआज मूवमेंट आपको पता होगा, बहुआज मूवमेंट चला था 1919 में। नेशनल म्यूजियम बना था 1954 में। कोबरा ग्रुप 1948 का, और पैग 1947 का। पैग का मतलब होता है प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप। बहुआज यानी जो बिल्डिंग के ऊपर बना था, ठीक है, बिल्ड हाउस 1919 में। ए का दूसरा, बी का पहला, दूसरा पहला, तीसरा चौथा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66वां क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लिबिडो बनाया है सिगमंड फ्राइड ने। देखिए, जो लिबिडो बनाया है उसमें एक चक्र सा दिखाया है, एक एनर्जी को शो करने की कोशिश करी है, यानी मृत्यु और समथिंग एनर्जी और लाइफ का कुछ सर्कल क्रिएट किया गया सिगमंड फ्राइड द्वारा, और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, इनकी पेंटिंग में आप देखिएगा। बहुआज वॉल्टर गोपिस से रिलेटेड है। वॉल्टर गोपिस काफ़ी सक्रिय थे बहुआज ग्रुप को लेकर, ठीक है, एक्टिव थे और हेड भी करते थे। फॉर्मलिज्म, क्लाइव बेल। क्लाइव बेल जाने जाते हैं यानी फॉर्मलिज्म के लिए इन्होंने थ्योरी दी थी, आर्ट ऑफ फॉर्मलिज्म की। रेडीमेड आर्ट के लिए जाने जाते हैं मॉडर्न आर्टिस्ट मार्शल डुचैम्प। मार्शल डुचैम्प ने यानी इनके लिए रेडीमेड आर्ट का यूज इसलिए हुआ था, इनको यानी इनकी थ्योरी थी कि जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम जरूरी नहीं है हम आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करें, ब्रश के थ्रू करें, पेंटिंग के थ्रू करें। तो इन्होंने एक एग्जीबिशन में टॉयलेट शीट तक रख दी थी, है ना, दादाइज्म को रिप्रेजेंट करते हुए समथिंग कुछ। तो कुछ वहाँ पे यानी वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 और स्पेनिश वॉर ये चल रहे थे, तो उनके यानी विरोध में उन्होंने टॉयलेट शीट रख दी थी एक आर्ट गैलरी में। और तो ये तो रेडीमेड था, टॉयलेट शीट तो रख दी थी। और इन्होंने एक व्हील भी बनाया था, एक टेबल पर एक व्हील भी बनाया था, ऐसा व्हील है यानी साइकिल का पहिया, ठीक है। तो ये ऐसा भी कुछ बनाया था इन्होंने मार्शल डुचैम्प ने, ठीक है। तो हमारा ए का तीसरा, बी का पहला, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 66 का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मैच द फॉलोइंग मैनिफेस्टोस ऑफ आर्ट मूवमेंट विद देयर राइटर्स। देखिए, राइटर्स को उसके मूवमेंट के साथ मिलाना है कि किस मूवमेंट पर किस राइटर ने लिखा था। रियलिस्ट का लिखा था गुस्ताव कॉर्बेट ने। दादाइज्म का लिखा था ह्यूगो बाला ने, ठीक है, ह्यूगो बाला और ट्रिशियन तिजारा ने।
क्यूबिस्ट के ऊपर हमारे को लिख के देते हैं अल्बर्ट ग्लेज एंड जीन मेट्जिंगर, और सुपरमेटिज्म इसके बारे में काज़िमिर मालेविच लिखते हैं। ठीक है, तो ये राइटर्स के नाम है, थोड़ा सा आप रिटर्न और थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा ए का तीसरा, बी का पहला, तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 68 क्वेश्चन है, मैच द आर्टिस्ट विद देयर रिस्पेक्टिव पेंटिंग। ठीक है, तो क्लीमिट का जो वर्क है आप देख सकते हो, द किस, इनका जो द किस है आपने देखा होगा येलो कलर की बहुत सारे पैटर्न में है। रोस्यू का है स्लीपिंग जिप्सी। मार्क शगाल की पेंटिंग है आई एंड विलेज। डाली की पेंटिंग है सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद बॉइल्ड बीन्स। ठीक है, ये इनकी पेंटिंग्स हैं, आप देखिएगा जरूर। और ए का तीसरा, बी का चौथा, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन हमसे पूछता है स्कॉलर्स को उनके थ्योरी से मिलाना है। ठीक है, तो टॉलस्टॉय की आपको पता है कम्युनिकेशन की थ्योरी है। कॉलिंगवुड की जो थ्योरी है वो है इमेजिनेशन पर बेस्ड। क्रोशे की थ्योरी है एक्सप्रेशन पर बेस्ड, थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंट्यूशन पे। ठीक है, हिगेल की थ्योरी है हमारी क्लासिज्म ऑफ आर्ट। तो हमारी ए का दूसरा, बी का चौथा, हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। न्यूज़पेपर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? गटर स्पेस यूज करते हैं। और गटर स्पेस क्या होता है? बेसिकली जैसे आपका ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, पूरा पेपर है, यहाँ से फोल्ड होता है, तो यहाँ से फोल्ड होने वाला जो स्पेस होता है वो गटर स्पेस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में ही ज़्यादा यूज होता है गटर स्पेस होता है। और डबल स्प्रेड एड मैगजीन के लिए यूज होता है। ठीक है, मैगजीन के दोनों पेजों को यानी डबल स्प्रेड एड कहते हैं। पैकेजिंग हमारा ब्रांड नेम बनाता है। ठीक है, सैंडविच बोर्ड होता है हमारा आउटडोर एडवर्टाइजिंग में यूज। तो हमारा ए का हो जाएगा दूसरा, बी का चौथा पहला और तीसरा, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मैच द फॉलोइंग। मैक्सिमम पॉइंट साइज, देखिए जो फॉन्ट का मैक्सिमम पॉइंट साइज होता है वो 72 पॉइंट होता है। एनलार्जमेंट इंटरलास इनिशियल, देखिए ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है और कंप्यूटर की लैंग्वेज है ये साइफर वाली। ठीक है, और यूनिट ऑफ रेजोल्यूशन, देखिए रेजोल्यूशन होती है हमारी डीपीआई पर बेस्ड, डॉट पर इंच। ठीक है, पिक्टोरियल इलस्ट्रेटर होता है हमारा पिक्टोग्राम, जिसमें हम पिक्चर के थ्रू कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ए का हमारा दूसरा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन है मैच द स्लोगन विद देयर क्रिएटर। देखिए जो एजेंसी अपने क्लाइंट्स के लिए स्लोगन यूज करती है, तो हमें यहाँ पे उस एजेंसी को और उसके क्लाइंट के स्लोगन को यहाँ पे मैच करना है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन एट 60 माइल एन आवर लाउडेस्ट नॉइज इन द रोल्स रॉयस कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक क्लॉक। तो ये जो स्लोगन है डेविड ओगिलवी वाला है। ठीक है, दूसरा देखते हैं थिंक स्मॉल कंपेन फॉर वोडाफोन बीटली, विलियम बर्नेज का है ये, विलियम बर्नबैच। सी का देखते हैं देयर इज इनहेरेंट ड्रामा इन एवरी प्रोडक्ट। इनहेरेंट ड्रामा प्रोडक्ट स्लोगन है हमारा लियो बर्नेट का। बाय दिस प्रोडक्ट यू विल गेट दिस स्पेसिफिक बेनिफिट, तो ये है रोसर रीव का। तो हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमसे पूछता है मैच द फॉलोइंग। राम किंकर बैज संताल फैमिली के लिए जाने जाते हैं। संताल फैमिली जो कंक्रीट में बना और शांति निकेतन में ये स्कल्पचर है। नेकचंद जाने जाते हैं रॉक गार्डन के लिए, जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है और इन्होंने स्कल्पचर बनाए काफी अच्छे, इसके अंदर पूरा गार्डन बनाया चंडीगढ़ के अंदर। धनराज भगत जाने जाते हैं वुड स्कल्पचर के लिए, और ये वुड स्कल्पचर बनाया था हॉर्स का। शंकर चौधरी महात्मा गांधी का बनाया था, इन्होंने ब्रॉन्ज में मूर्ति बनाई थी। ठीक है, तो हमारा ये सारा लग गया। ए का तीसरा,
पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 73 का फर्स्ट। राम किंकर बैच के बारे में जानते हैं। राम किंकर बैच का जन्म 1906 में हुआ बांकुरा जिले में, ठीक है, और संताल फैमिली इन्होंने बनाई थी 1938 में, सीमेंट में बनाई थी। नेक चंद के बारे में जानते हैं। नेक चंद का जन्म 1924 पाकिस्तान में हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ 1924 पाकिस्तान, ठीक है, पीके। और इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है रॉक गार्डन के क्रिएशन के लिए, और ये है चंडीगढ़ के अंदर। धनराज भगत जाने जाते हैं अपने वुड स्कल्पचर के लिए। इनका जन्म 1917 में हुआ था और इनका जन्म भी पाकिस्तान का है। शंकर चौधरी का जन्म हुआ था 1916 में और ये बिहार से थे, 1916, और ये बिहार से थे। और इन्होंने यानी ब्रॉन्ज में ज़्यादातर काम किया, और महात्मा गांधी का भी इनका है। और इनका एक और स्कल्पचर है जो एनजीएमए में है, उसका नाम है टॉयलेट। इसमें यानी फिगर है, नॉर्मल फिगर है, एब्स्ट्रैक्ट फिगर। क्वेश्चन नंबर 74 हमसे पूछता है मैच द फॉलोइंग। सैंडस्टोन क्या होता है? सैंडस्टोन, हाँ, सैंडस्टोन का स्कल्पचर हमें सारनाथ का लाइन कैपिटल में मिलता है। ग्रेनाइट वाले स्कल्पचर हमें गंगा अवतरण यहाँ पे मिलते हैं, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण ग्रेनाइट में बना है। मार्बल का बना हुआ है अपोलो एंड डाफिन, और ब्रॉन्ज का बना है हमारा द थिंकर रोडिन वाला, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग लगे सारे, ए का चौथा, बी का तीसरा, चौथा तीसरा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेपर 3 का लास्ट क्वेश्चन 75, मैच द फॉलोइंग। सेरेमोनियल कॉनिकल हेड्रेस, देखिए ये एक तरीके की टोपी होती है जो आदिवासी लोग पहना करते थे, जो एक नागालैंड की ट्राइब से रिलेटेड है, आउट ट्राइब, ठीक है, नागालैंड से। प्रीफोरेटेड स्टोन स्क्रीन, देखिए प्रीफोरेटेड स्टोन स्क्रीन क्या होती है? आपने ताजमहल वगैरह में देखा होगा, एक झल्ली सी होती है, उसमें यानी छेद से होते हैं, उस पत्थर को एक जाली तरीके से बनाते थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक पत्थर, एक मार्बल की एक जाली सी तैयार कर दी गई, तो इसको कहते हैं प्रीफोर्टेड स्टोन स्क्रीन, ठीक है, स्क्रोन से तैयार की जाती है। और ये जो फोटो दिखाई थी मैंने, ये सिद्धि सायक मस्जिद की है, इसी मस्जिद की अहमदाबाद में, जो इसी में आप देख सकते हो कितनी डिटेल में काम किया जाता था एक मार्बल के ऊपर, ठीक है, एक तरीके से तैयार की जाती थी जाली, ठीक है, एकदम यानी हवा भी आए और डिजाइन भी जबरदस्त चमकता जाए, ठीक है। तो ये हो गया प्रेफर्ड सिद्दीकी सायक मस्जिद अहमदाबाद। और हमारा ब्रोंज जो नटराज शिवा की जो मूर्तियां है वो हमारी सबसे ज्यादा बनी चोल डायनेस्टी में, चोल काल में, ठीक है। और ये उनाकोटी शिव श्राइन हमें मिलता है त्रिपुरा में, ठीक है। और त्रिपुरा के अंदर आप देखोगे तो ये पहाड़ पर एक स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं, स्कल्पचर्स यानी रिलीफ टाइप बने हुए पहाड़ पर शिवा पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे पेपर 3 के सारे 75 क्वेश्चन हो गए। एक नॉलेजेबल वीडियो को लास्ट तक देखने वाले को मैं एक गुड लर्नर मानता हूँ, एंड यू आर एन अमेजिंग लर्नर। तो देखिए, अब पहले तो जाके सबसे यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक कीजिए और विजुअल नेट का पेपर डाउनलोड कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ना है। और जब पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंस होते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर क्रैक करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो, या आप सीरियस हो कि सर मैं करना चाहता हूं, तो उनके लिए मेरा ये पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैं यानी बहुत सारी वैल्यूज प्रोवाइड करता हूं, लाइक क्वेश्चन पेपर, नेट यानी टेस्ट सीरीज चलती है और नोट्स मिलते हैं, एक एक कोचिंग मिलती है, और रिसेंट एक्टिविटी के ऊपर जो आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी होती है जिसमें आर्टिस्ट और उसके वर्क और सबको डिस्क्राइब किया जाता है, उस ग्रुप का पार्ट आप बनोगे उस पेड ग्रुप में, और फ्री कंटेंट में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।